गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय में पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आज हम लोग दूसरे अध्याय को देखेंगे। दूसरा अध्याय है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। हमने सभी ने पढ़ा है, हर वर्ष 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन किससे स्वतंत्र हुआ? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए हुए थे, उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। और ये उपनिवेश कैसे स्थापित किए थे, कब किए थे, इसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ साथ फ्रांसीसी, डच और अन्य कई देशों के व्यापारी भारत में आए थे। लेकिन धीरे धीरे भारत में अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया, और किस तरह से कब्ज़ा जमाया इसी के बारे में हम लोग इसको देखेंगे। 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 18वीं शताब्दी में भारत का जो मुग़ल बादशाह था, उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी। कंट्रोल पूरे भारत पर नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्षेत्रीय शासक जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और स्वतंत्र करने के साथ साथ जब वो स्वतंत्र हो गए तो मुग़ल बादशाह की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई। इस स्वतंत्र होने वाले राज्यों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुग़ल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। व्यापारी जो कि अन्य देशों से व्यापार करते थे, व्यापार में उन्होंने इतना धन कमाया, इतना पैसा उनके पास आ गया कि उन्होंने अपने अपने देश की सरकारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और इस प्रभाव में चूँकि व्यापारियों के पास धन ज़्यादा था, वहाँ के शासकों ने व्यापारियों की मदद करनी शुरू कर दी। अब इसमें एक शब्द आया है, उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? आप जानते हैं कि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश क्या है? जब किसी एक देश के लोग किसी दूसरे देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, तो जो दूसरा देश होता है वो उपनिवेश होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत है, ये दूसरा देश है, और ब्रिटेन पहला देश है। ऐसा देश किसी दूसरे देश पर जब उसके वहाँ के शासन सत्ता पर आधिपत्य जमा ले, तो हम लोग उसी को कहते हैं उपनिवेश। अर्थात भारत पर जो कब्जा हुआ अंग्रेज़ों का, अर्थात भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। जब कोई देश किसी दूसरे देश का उपनिवेश हो जाता है, तो वहाँ का सारे सत्ता और संसाधन पर उपनिवेश बनाने वाले देश का नियंत्रण हो जाता है, और सभी प्रकार के फैसले उस देश द्वारा लिए जाते हैं जिसने उपनिवेश बनाया है। भारत को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश क्यों बनाया? ये बड़ा प्रश्न है। क्यों बनाया? इसलिए बनाया, आपको पहले भी बताया था, कल भी, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ। अब एक शब्द और आ गया, औद्योगिक क्रांति। ये क्या होता है? जब उद्योगों के विकास के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए और उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा हो,
तो उसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। भारत में जैसे हुआ था हरित क्रांति, हरित क्रांति में अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया गया, उसके लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, नई तरह के बीज और अन्य कई तरह की खाद और तमाम खेती संबंधी यंत्रों का प्रयोग करके कृषि उपज में बढ़ोतरी किया गया, जिसको बोला गया हरित क्रांति। ऐसे ही औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ, यूरोप में हुआ, नई नई मशीनों का खोज हुआ और नई नई मशीनों का खोज होने के कारण वहाँ पर जो वस्तुएं थी वो भारी मात्रा में बनने लगी। आप जानते हैं कोई एक व्यक्ति अगर उसको कपड़ा बुनना है तो एक व्यक्ति को एक कपड़ा बुनने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन यदि वही कपड़ा एक मशीन से अगर बनाया जाए तो मशीन एक दिन में हजारों कपड़े तैयार कर सकता है। तो ब्रिटेन में यही हुआ था, औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने से फ़ायदा क्या, यदि उसको कहीं बेचा ना जाए। वहाँ के व्यापारी परेशान होने लगे कि हमारे जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं इनको कहाँ खपाया जाए। ऐसे में उन्होंने अन्य देशों की खोज शुरू की जहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, जहाँ विकास नहीं हुआ था, और ऐसे देशों को ढूंढ ढूंढ के वहाँ पर अपने बाजार स्थापित करने शुरू किए, वहाँ पर अपना माल ले जाकर बेचना शुरू किए। अब यह एक विडंबना ही है कि भारत के जो शासक थे वो अपनी शानो शौकत में लगे रहते थे, अपने दिखावे में लगे रहते थे। अगर उन्होंने भी अपने देश में इस तरह के खोज पर या रिसर्च पर बल दिया होता, नई नई तकनीक, नई नई मशीनों को ढूंढा होता, तो हो सकता है कि ब्रिटेन के लोगों को भारत में आकर व्यापार करने में कोई सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत के शासक इतना नहीं सोच पाए, यहाँ किसी प्रकार के किसी आविष्कार को प्रोत्साहित नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के लोग अपनी वस्तुओं को लेके आए। चूँकि हाथ से बना हुआ सामान और मशीन से बना हुआ सामान, दोनों सामानों में अंतर होता है। हाथ से बना हुआ सामान थोड़ा भद्दा रहेगा, उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। मशीन से बना हुआ सामान एक जैसे सभी पीस उसके दिखाई देंगे, उसमें फिनिशिंग होगी। मशीन से बने हुए सामान की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मशीन से बना हुआ सामान सस्ता भी होता है हाथ से बने हुए सामान की अपेक्षा। इस तरह से अंग्रेज़ यहाँ पर आकर अपना व्यापार धीरे धीरे जमाना शुरू किया, और अंग्रेज़ों के आने का मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज़ भारत में अपने वस्तुओं को खपाना चाहते थे। भारत में कच्चे माल की प्रचुरता थी, यहाँ पर तमाम तरह के बाग थे, गरम मसाले थे और कपास था, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनसे निर्मित किया जा सकता है, अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चे माल के रूप में भी देखा, और दूसरी तरह से उन्होंने निर्मित वस्तु को खपाने का बाजार भी देखा। दोनों उनको नज़र आया, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कब्जा जमाया और भारत को उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने के लिए इन्होंने कई तरह के हथकंडे भी अपनाए, जो कल भी आपको बताया था। उसके लिए इन्होंने भारत में तमाम तरह की फसलें उगाना शुरू किया। किसानों को पैसा दे दे के नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा इनका खेती करवाते थे, और उनसे जो उत्पादन होता था अपने देश ले जाते थे, और उससे बनी हुई वस्तुएं ले आके भारत में बेचकर फ़ायदा कमाते थे। अंग्रेज़ों ने व्यापार को अपने बढ़ाने के लिए भारत में रेल लाइनों का भी विस्तार किया, सड़कों का जाल बिछाया, और इस तरह से यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। जब व्यापार उनका बहुत ज़्यादा फैल गया तो उनको लगा कि हमको अब भारत पर थोड़ा आधिपत्य जमाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दिया। इस तरह से भारत में भी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इंग्लैंड की, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दूसरे की कंपनियां देश की चाहती थी कि हमारे देश की कंपनी का भारत पर कब्जा हो जाए। दोनों आपस में लड़ते रहते थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसका नेतृत्व डुप्ले कर रहा था। अब आते हैं भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में और यूरोप के अन्य देशों में बहुत सारे नए नए अत्याधुनिक हथियारों का आविष्कार हो चुका था। भारत के जो शासक थे वो अभी भी तलवार और भाला और लाठी के माध्यम से युद्ध करने में विश्वास करते थे। यहाँ पर इस तरह की कोई अत्याधुनिक मशीनें या बंदूकें इसका आविष्कार नहीं हो रहा था, न ही बनाई जा रही थी, न ही सेना में इसका प्रयोग होता था। इसलिए भारत के जो राजा थे एक तरह से आपस में भी लड़ते थे। विदेशी तो आए ही थे, उनसे उनको लड़ना ही था, लेकिन आपस में वो ज़्यादा लड़ते थे। एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाने में रहता था और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता लेना भी शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों से सैन्य सहायता लेते थे। जिस राजा के तरफ से अंग्रेज़ सेना आ जाती थी उसका पल्ला भारी हो जाता था और वो दूसरे राजा को हरा देता था। ऐसे हराने में जो राजा जीतता था अंग्रेज़ों की सहायता से, तो जीतने के बाद अंग्रेज़ उससे तमाम सुविधाएं लेते थे, उनसे ज़मीन लेते थे, जागीरें ले लेते थे, कई गांवों की दीवानी ले लेते थे, कर वसूलने का अधिकार ले लेते थे, कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति लेते थे। और इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने करके अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं को भी एक दूसरे से लड़ाते रहे और लड़ाते लड़ाते धीरे धीरे अधिकांश क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। यूरोपीय सेना के पास चूँकि बेहतर नौसेना थी, तोपें और बंदूकें थी, यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास भी करते थे और अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनको व्यापार की कई रियायतें भी ऐंठने लगी। इस तरह से जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी व्यापारी थे, अंग्रेज थे, वो भारत में अपना प्रभुत्व धीरे धीरे मजबूत करने लगे। इसके आगे के बातों को हम लोग अगली कक्षा में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।